अब आ जाओ सीपीसी के ऊपर। अब इसकी ओरिएंटेशन नहीं, ये इट्स अ ब्रांच ऑफ योर सिविल लॉ। ठीक है, इसी के साथ आपके क्रिमिनल लॉ भी है। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग डिवाइडेड हैं, एक आपके सब्सटैंटिव लॉ के रूप में, एक आपके प्रोसीजरल लॉ के रूप में। जो सब्सटैंटिव लॉ है आपका, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद। ये आपका सिविल लॉ की जो ब्रांच है वो भी प्रोसीजरल लॉ की ब्रांच है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिंक करूं कॉन्ट्रैक्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपकी ब्रांच तो सिविल लॉ की है बट इट इज सब्सटैंटिव लॉ। अब इन दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस जो है वो आप लोगों को पता है, आप लोग इसको क्रैम भी करते हैं उस तरीके से। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस? दैट वी जनरली से दैट दीज आर द डिटरमाइनिंग योर राइट्स एंड लायबिलिटीज एंड दैट लेज डाउन द प्रोसीजर। This is one such meaning that you cram on the regular basis. But what is actually a substantive law and what is actually a procedural law has two different dimensions. One is सब्सटैंटिव लॉ सिर्फ और सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज की डिटर्मिनेशन नहीं करता है, इन राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में एक्सप्लेन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक कॉन्ट्रैक्ट, इफ वी टेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने राइट्स में तीन तरीके के राइट्स सुने होंगे, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, है ना। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो आपके आर्टिकल 12 से 35 में ही प्रोवाइडेड है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, है तो राइट्स हैं और उसमें आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखी। ठीक है, ड्यूटीज में फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में आपकी 11 ड्यूटीज बताई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपके 12 से 35 आर्टिकल के बियॉन्ड कोई भी राइट दिया गया, जैसे राइट टू वोट, वन सिंपल एग्जाम्पल, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसी तरीके से आपके लीगल राइट्स दिए गए हैं। जो आपके लीगल राइट्स हैं वो लीगल राइट्स कहाँ प्रोवाइडेड हैं? आपके और लॉज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको लीगल राइट्स की डिटर्मिनेशन दे रखी है। रादर जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हु आर द पर्सन्स हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एट व्हाट स्टेज दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइट्स की डिटर्मिनेशन जो है उसको हमें एग्जामिन करना पड़ता है कि क्या ये राइट्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। जैसे ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो क्या ए कॉम्पिटेंट है, मींस वो 18 साल से ऊपर है, अनसाउंड माइंड का तो नहीं। सेम हम बी के लिए भी कैपेसिटी चेक करेंगे, दोनों की कैपेसिटीज को चेक करके फिर और इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ पे तीन तरीके से राइट्स आते हैं आपके। The bigger circle is your legal rights, the most inner circle is your fundamental right, and the intermediary circle is your constitutional rights. आया समझ में? लीगल राइट सबसे बड़ा है, उसी लीगल राइट में सब कुछ आ रहा है, उसी लीगल राइट में फंडामेंटल राइट भी आ रहा है, उसी लीगल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये तो है राइट्स। कौन डिस्क्राइब कर रहा है? आपके सब्सटैंटिव लॉज आपको बता रहे हैं। कई बार वो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज समझा रहे हैं, कई बार हम इम्प्लाइड ड्यूटीज देते हैं। जैसे
जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट होता है हर एक का। जुरिस्प्रूडेंस पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा होगा इफ देयर इज अ राइट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी टुवर्ड्स, है ना। तो अगर बच्चे सिर्फ हम लोगों को राइट्स दे दिए जाए और हमारी कोई ड्यूटी ना हो, जहां पे आपकी कहते हैं ना सैंक्शन ना हो, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, इट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। सैंक्शन का मतलब एक फियर एलिमेंट ना हो आपके पीछे, तो आप अपने राइट्स को जब मर्जी जब चाहो तब वायलेट कर सकते हो। और अगर आप उसको वायलेट करोगे और उसके लिए कोई पनिशमेंट, कोई डेटरेंस इफेक्ट नहीं है किसी भी तरीके से, तो कोई उसके ऊपर लाइबिलिटी है। सपोज यू पीपल आर हियर टू गेट द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो और उस न्यूसेंस के लिए हमारे पास कोई भी राइट नहीं है आपको रोकने का, तो क्या ये सही है? द आंसर इज नो। लॉ को हमेशा अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देखना, वो इजी बनता चला जाएगा इन एनी सेंस, बी इट योर क्रिमिनल लॉ, बी इट योर सिविल लॉ। वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग द लॉ कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता या होती तो आप कैसे बिहेव करते, वहीं पे आपका लॉ समझ में आने लग जाएगा। तो अगर आपको ऐसे राइट्स दिए गए हैं, जो राइट्स आपको ड्यूटी के बिना दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो राइट्स की कोई यूटिलिटी नहीं है। और अगर उसके ऊपर डेटरेंस इफेक्ट ना हो, जो हम प्रोसीजरल लॉ में करते हैं, वो चीज के लिए भी फिर आपकी कोई भी यूटिलिटी अगेन नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे राइट्स हैं, राइट टू क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस कब क्लेम कर सकते हो आप? व्हेन देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जब आप डैमेजेस क्लेम करोगे तो उसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73 एंड 74 आपको ये कहता है कि आपको एक सिविल सूट डालना है? द आंसर इज नो। वो तो कुछ भी नहीं बताता, वो तो सिर्फ एक बात कहता है कि अगर आपका कोई भी ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का पार्टीज के बीच में, तो आप डैमेजेस ले सकते हो। तो राइट्स तो दे दिए, बट प्रोसीजर कहाँ है? प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड अंडर योर सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट एज ए लॉ स्टूडेंट्स आपको क्या देखनी है कि क्या ये सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ तो नहीं है, क्या ये जो सूट है सही कोर्ट में डल रहा है कि नहीं डल रहा है, क्या ये जो सूट है इसमें एक्चुअली में ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ। ये सब चीजों के लिए आपको देखना है कि क्या ये लीगल राइट है या ये लीगल राइट है ही नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना, सीपीसी एक बेस है आपका। सीपीसी के साथ आपके सारे सिविल लॉज इंटरलिंक्ड है। इधर आ जाइए आप। सीपीसी के साथ आपके सारे सिविल लॉज इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंकेज इज द की टू सक्सेस। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको स्पीड भी लग सकती है, मोनोटोनस भी लग सकता है, क्योंकि इंटरलिंकेज बहुत ज्यादा है। आज से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि सपोज मैंने कोई भी सेक्शन किसी और लॉ का भी ऐड किया है, गो टू होम एंड रीड इट। नहीं समझ में आए, नेक्स्ट टाइम आओ नेक्स्ट क्लास में और दोबारा से डाउट्स पूछो। इनिशियली 15-20 मिनट्स और आई वुड से अ मंथ, नॉट मिनट्स, अ मंथ आप लोगों को लगेगा अडेप्ट करने का प्रोसीजर, क्योंकि सीपीसी है ये। स्टार्टिंग में इजी नहीं है, बेस क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली वो चीजें इजी लगने लग जाएंगी। दोज हु आर यूज्ड टू माय पैटर्न उनको दिक्कत नहीं आएगी, जो नए हैं उन लोगों को दिक्कतें आएंगी थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ पे हम आते हैं आपके लीगल राइट्स पे, और इसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक विद करके मैं आपको समझाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ है या नहीं है? पक्का है? ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ए सूट डालेगा बी के अगेंस्ट फॉर क्लेमिंग डैमेजेस। डैमेज मत लिख देना इसको, हमेशा डैमेजेस आएगा, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये कहां प्रोवाइडेड है? कॉन्ट्रैक्ट में, कि ए हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द राइट्स, हाउ दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइडेड है। लेकिन ये है कि मुझे एक सूट डालना है और उस सूट में मुझे डैमेजेस लेनी है, वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन्ड नहीं है। उसके लिए मुझे सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी इनिशियल सेक्शन चेक करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चेक करनी है? क्या ये क्लेमिंग डैमेजेस कोई लीगल राइट है? सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या ये आपका लीगल राइट है या लीगल राइट नहीं। अगर बच्चे ये लीगल राइट नहीं है तो आपका प्राइमा फेसाई बार हो जाएगा। कैसे होगा?
इस क्लास में एंट्री लेने के लिए इस डोर से अंदर आना है, मैंने डोर को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, कैन यू एंटर इनटू द क्लास? इन द सेम वे सेक्शन 9 में सिविल सूट डालने के लिए आपको ये जो रिक्वायरमेंट है ना थ्रेशोल्ड की, इसको फुलफिल करना जरूरी है। अगर फुलफिल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आप सेक्शन 9 का सूट नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है? सेक्शन 9 is also known as the gateway of CPC. Gateway means the entry point of CPC. उसके लिए prove it that there is a legal right. Be it your constitutional right, और easy कर लेते हैं इसको इसके साथ ही, right to worship in a temple is your fundamental right. Who said no? Please raise your hands properly. Okay. Why not? I am simply asking right to worship. It is not a fundamental right. Then what does Article 25 states? Right to freedom of religion, right to profess, worship and propagate any religion of your choice. I would say, इसको और simplify कर देते हैं. Whether right to worship is a fundamental right. Yes, simplify कर देते हैं. Right to worship fundamental right है. मेरा right to worship आपने violate किया है. क्या ये बच्चे लीगल राइट है? यस, फंडामेंटल राइट है ना. लीगल राइट सबसे बड़ा था, फंडामेंटल राइट तो छोटा सा है, तो लीगल राइट तो है. क्या इस लीगल राइट के अगेंस्ट मैं आपके अगेंस्ट एक केस डाल सकती हूँ, दैट टू अ सिविल केस? डाल सकती हूँ. मेरे को क्या प्रूव करना पड़ा सबसे पहले? वेदर राइट टू वर्शिप इज अ फंडामेंटल राइट और लीगल राइट. समझ में आ रहा है? तो अगर ये है तो सेक्शन 9 की पहली इंग्रेडिएंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया. कौन सा? दैट देयर मस्ट बी अ लीगल राइट. स्पेस तो चेयर ले आओ. चेयर्स है, चेयर दे दो, इधर लगा दो. नहीं तो एक बेंच होगा, आगे कर लेंगे ये लोग, बेंचेस आगे एक बेंच लगवा दो. कोई नहीं है, फिर चेयर ला दो. हाँ बस वो आज का है, कल तक वहां लग जाएगी आपकी क्लास. 2 मिनट बच्चे, बस वो आ रहे हैं इसके हिसाब से. हाँ जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्लियर. टू फाइल अ सिविल केस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज दैट देयर मस्ट बी अ लीगल राइट. दैट लीगल राइट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट इटसेल्फ और फंडामेंटल राइट. क्लियर है? अब आ जाओ इसके बाद दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि क्या ये जो क्लेम कर रहा है डैमेजेस, इज इट बार्ड बाय लॉ और नॉट? इसके लिए हमें सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में साथ में रीड विद करना होता है. ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीजें हैं ये जो आपको सिंस द बिगिनिंग पता होनी चाहिए. अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन इज इट विजिबल नाउ? ठीक है, ठीक है. बार्ड बाय लॉ और नॉट, सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट. हमेशा, हमेशा मींस ये वर्ड जो भी मैं फोकस करती हूं इसको ध्यान से सुनना. सेक्शन 9 सीपीसी विल ऑलवेज बी रेड विद सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट. इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकते आप कि जब भी आप कुछ लिख रहे हो सेक्शन 9 के अलावा आप सिर्फ 9 लिख गए और 3 नहीं लिखा. सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का ड्यूटी कास्ट अपॉन करता है कोर्ट्स के ऊपर. आप लोग सब जजेस हैं हाइपोथेटिकली, और उन केसेस के अंदर आप लोग जब जज बनोगे तो सेक्शन 3 को आप एग्जामिन करोगे. जब भी आप लिमिटेशन एक्ट को देखोगे ना बच्चे, पीछे शेड्यूल दिए गए हैं. उन शेड्यूल में ईयर्स दे रखे हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको सूट डालना है. राइट? वो जो ईयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उन ईयर्स के अंदर आपने क्या चेक करना है? सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट का है, 3 साल के अंदर होता है ये फिक्स्ड है लिमिटेशन पीरियड, कि 3 साल के अंदर अंदर आपने सूट डालना है अगर आपका राइट वोलेट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग. जो राइट वोलेट हुआ उसमें 3 साल के अंदर सूट डालना था. सपोज करो 2022 में आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था,
मतलब आपका राइट ओरिजिनेट हुआ था कि मुझे सूट डालना है 1 जनवरी 2022। 3 साल का टाइम पीरियड है, कब खत्म होगा? देख, इतने दौरान आपको अपना सूट डालना है। आपने जो सूट डाला वो डाला 2 जनवरी 2025। ये चीज प्राइमा फेसे आपको डॉक्यूमेंट्स में दिख रही है कि गलती है, आप लोग बाद में आए हो। तो ऐसे केसेस के लिए टेबल या ऐसा रिमोट कहाँ है? नहीं है, रिमोट नहीं है। जस्ट अ सेकंड। आगे 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 चेयर्स में। आप लोग थोड़ा सा बेंचेस को आगे कर लोगे, थोड़ा थोड़ा सा बस। हाँ जी, हो गई सेटल। अब 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2025 तक आपके पास टाइम पीरियड था। आपने सूट इस दौरान नहीं फाइल किया। आपने कब फाइल किया? 2 जनवरी 2025 को आपने सूट फाइल किया। जब आप वो सूट फाइल करोगे, क्या ये जब आप सामने दोगे कोर्ट के सामने, आप लोग जजेस हो, आपको ये नहीं लगना कि ये तो बार्ड बाय लॉ है, ये आप एंटरटेन कर ही नहीं सकते? क्यों? बिकॉज इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको सूट डालना था, आपने इतने टाइम पीरियड के अंदर सूट नहीं डाला। इवन दो लीगल राइट इन्वॉल्व है, सूट ऑफ सिविल नेचर है सेक्शन 9 में, बट सेक्शन 9 के ऊपर सेक्शन 3 एक राइडर है, एक स्पेशल प्रोविजन है, और स्पेशल प्रोविजन हमेशा जनरल प्रोविजन को ओवरराइड करता है, और इस बेसिस के ऊपर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट आपके सूट को बार कर देगा कि इवन दो लीगल राइट इन्वॉल्व था, बट क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद सूट डाला, तो वो आपका एंटरटेन कोर्ट नहीं करेगा। दैट इज द बाउंडन ड्यूटी अपॉन यू as courts. You cannot take leniency in this regard, क्योंकि यहाँ पे अगर आप lenient हुए तो कहीं ना कहीं पे आपने rigid provision को violate कर दिया। आपका लॉ, be it any law, is a blend of flexibility and rigidity. कुछ जगहों पे रिजिडिटी एक्सप्रेस करना बहुत मैंडेटरी है, वही बात क्यों? डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। कुछ जगहों पे फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्डिनेशन भी देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम रिलैक्स नहीं करते आप लोगों को टाइम पीरियड के लिए, बट जहां पे आपका कोई भी रीजन हमें नहीं दिखता कि आप 3 साल में क्यों नहीं आ पाए, आप बीमार थे, आपके पास कोई और रीजन था, फैमिली प्रॉब्लम हुई थी, आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया, तो कोर्ट लीनियंट रहेगा। आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, आप बस मजे कर रहे थे 3 साल के लिए, और उसके बाद आगे रैंडम उठ के कि अब इसके साथ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी, तब कोर्ट आपके साथ रिलैक्स्ड और लीनियंट नहीं रहेगा। तब वो रिजिड होने के कारण सेक्शन 3 में बार्ड बाय लॉ दिखा देगा, विच मीन्स गेटवे ऑफ सीपीसी तो था आपका, बट आपको एंट्री बार की सेक्शन 9 ने नहीं, सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट ने आपकी एंट्री बार कर दी। क्लियर है ये भी? नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है आपका ज्यूरिसडिक्शन का क्राइटेरिया। ज्यूरिसडिक्शन के लिए आपका जो राइट अराइज हुआ है वो चंडीगढ़ में हुआ है, और आप दिल्ली में जाके सूट डाल रहे हो, क्या दिल्ली के कोर्ट आपका सूट एंटरटेन करेंगे? वो कहते नहीं। चाहे वो लीगल राइट है, वो बार्ड बाय लॉ भी नहीं है, बट वो एंटरटेन वहां नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि जी ये अपनी प्लेंट उठाओ, लेके जाओ चंडीगढ़ कोर्ट में प्रेजेंट करो। ये चीज हम यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर सकते। तो समवेयर सेक्शन 9 की गेटवे पे फिर से बार लग गया। वो बार किस चीज का है? ज्यूरिसडिक्शनल एरर का बार।
वो जो बार है जो मैंने कहा ना कि वहां से प्लेंट उठाओ और यहाँ पे चंडीगढ़ कोर्ट में प्रोड्यूस करो, इसकी एक टर्मिनोलॉजी है विच वी से रिटर्न ऑफ प्लेंट. सो हमने क्या बोला कि चंडीगढ़ कोर्ट हैज द jurisdiction टू ट्राई, दिल्ली कोर्ट does not have the jurisdiction to try. Thereby, the Delhi court returns the plaint to be produced before the proper court or presented before the proper court, which means Order 7, Rule 10 CPC का order हम यहाँ पे पास करेंगे. ये सिर्फ समझाने के लिए है. आज सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है जो टेक्निकल है, क्योंकि सारा सीपीसी एक दिन में नहीं समझ में आएगा. बेसिक चीजें समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. किसको यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया? बी ऑनेस्ट विद मी. कुछ भी समझ नहीं आया, ऊपर से गया. पक्का? थर्ड पॉइंट अभी समझाते हैं. सॉरी, ये एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चे. अभी आप लोग लेट आए हो, अभी एक्सप्लेन करते हैं. हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट जो सिंस द बिगिनिंग क्लास में थे उनको कुछ और समझ नहीं आया. इनको नहीं समझ में आया थर्ड पॉइंट. बाकी मैं अभी भी बोल रही हूँ, बी एक्सप्रेसिव इन माई क्लास. दिस इज अगेन योर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है? एंड आई एम हियर having a duty. That duty is to teach you unless and until आपको जब तक समझ में ना आए. That is my duty. हाँ, आपने irrelevant questions पूछे, then I have a right to reject it. अभी irrelevant नहीं है, बताओ. राइट दे दिया मैंने तुम्हें. सेक्शन 9 का सूट मेंटेनेबल है अगर मैं वायलेट करूं राइट तो है. हाँ भी मनवीर, सेक्शन 9 का सूट मेंटेनेबल है मेरे अगेंस्ट इफ आई वायलेट योर लीगल राइट है. कहाँ जाएगा? कौन से? चंडीगढ़ सिविल कोर्ट की कोई और ना? आप पंचकुला चले जाने हैं. क्यों? पक्का? कॉज ऑफ एक्शन इधर अराइज हुआ है. ज्यूरिसडिक्शन. हाँ जी, ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर आ जाओ बच्चे. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है तुम्हारा राइट मैंने चंडीगढ़ में वायलेट किया, तुम सूट डाल रहे हो दिल्ली में जाकर. ठीक है? तो दिल्ली कोर्ट क्या करेगा? क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है? मींस क्या उसके पास पावर है एंटरटेन करने की आपके केस को? नो. क्यों? क्योंकि राइट कहाँ वायलेट हुआ है? यहाँ पे चंडीगढ़ में. तो कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है? चंडीगढ़ कोर्ट. तो चंडीगढ़ कोर्ट में सूट डलेगा, ना कि दिल्ली कोर्ट में. दिल्ली कोर्ट से रिटर्न होएगी आपकी प्लेंट और यहाँ पे जाके आएगी. क्लियर है ये? आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग कब आए थे? सेकंड पॉइंट पे कि फर्स्ट पॉइंट पे? मतलब ये वाला नहीं समझे, सेकंड आया हुआ है समझ में? ये था जो बेसिक बैकग्राउंड था आपका. फंडामेंटल राइट्स, constitutional rights, legal rights. Legal rights are the broad domain. The major part of every right is a legal right. लीगल राइट की कोई भी तरीके से आपके, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे राइट्स आपके लीगल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं. सेक्शन 9 समझा रही थी सीपीसी का कि अगर आपको एंट्री करनी है सिविल सूट को डालने के लिए या सिविल केस डालना है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है. वो लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में हो सकता है, फंडामेंटल राइट के रूप में हो सकता है, या इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली लीगल राइट भी हो सकता है. तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी यहाँ पे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका ब्रीच हुआ. क्या ये ब्रीच तक 73-74 आईसीए में प्रोवाइडेड है? दैट मीन्स आपका लीगल राइट है. और अगर वो लीगल राइट है तो उसके लिए हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. डैमेजेस कब क्लेम करेंगे? जब हम यहाँ पे सूट डालेंगे. और सूट डालने के लिए लीगल राइट प्रूफ करना जरूरी है. वो लीगल राइट में सारे राइट्स इंक्लूडेड है. अब इसी के अंदर हम आते हैं आगे. मैं इसको और ज्यादा इंटरलिंक नहीं कर रही हूँ. एवरी वर्ड हियर हैज अ डिफरेंट मीनिंग and number of bifurcations that I'm not doing it now because आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. अब आ जाओ सीपीसी के बेसिक चीजों के ऊपर. ठीक है, हमने बात की है पार्टीज की. ये ध्यान रखना बच्चे, हर एक जगह पे हर एक लॉ में पार्टीज का होना जरूरी है, पर्सन्स का नहीं. ठीक है? पर्सन्स एक तरफ बहुत सारे हो सकते हैं, बट पार्टीज में वर्सेस लगेगा ही लगेगा, तभी कोई भी सूट चलेगा आपका, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो सिविल है. ठीक है? इसका ये मतलब है कि हम सब अगर एक तरफ हैं तो हम पर्सन्स हैं, हम पार्टीज नहीं है. जहां पे भी हम लोगों का इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग हुआ, एडवर्स हुआ, हम लोग पार्टीज बन जाएंगे.
समझ में आ रहा है? पार्टीज होने के लिए आपका एडवर्स इंटरेस्ट का होना मैंडेटरी है। अगर आपका एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है तो आप पर्सन्स कहला सकते हो, आप पार्टीज नहीं कहलाओ। और एक सूट में पार्टीज होती हैं, पर्सन्स नहीं होते। क्लियर है? पार्टीज में सिविल केस के अंदर प्लेंटिफ, डिफेंडेंट। क्लियर है? अभी तीन चीजें अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ क्या समझना है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है। बाकी छोड़ देना, एप्लीकांट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, अपलांट कौन है, वो सब बाद की बात है। Plaintiff is the person who files the suit. Defendant is the person who against whom the suit has been filed, and actually he is the one who defends the suit. मतलब अपने राइट्स को वो प्रूफ करेगा। अब इसको समझो, यहाँ पे ए वर्सेस बी के बीच में एक सूट डला है। ये पर्सन्स हैं कि पार्टीज हैं? पार्टीज। पक्का? ये क्या है, इसने सूट डाला है, ये कहलाएगा प्लेंटिफ। ये क्या है? डिफेंडेंट। ठीक है? प्लेंटिफ जब भी अपना सूट कोर्ट में जाके प्रेजेंट करेगा, सबसे पहला काम है उसका प्लेंट को बनाना। ठीक है? इसके हिसाब से एक प्लेंट बनेगी ऑर्डर 6 एंड 7 के साथ। अभी इसको हमने पढ़ना नहीं है, सिर्फ बताना है आपको। हमेशा ये न्यूमरल्स के हिसाब से लिखना, रोमन न्यूमरल्स में नॉर्मली मत लिख देना 6 7, वहीं पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं मेंस में। ठीक है? यू हैव टू राइट लाइक दिस द ऑर्डर्स। ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 कहता है आपको कि जब भी एक पर्सन का राइट वायलेट हुआ है, वो जब भी सूट डालेगा, और अगर वो सूट डाल रहा है तो वो प्लेंटिफ कहलाएगा, प्लस अपने राइट्स के रिगार्डिंग सब कुछ लिखेगा। सब कुछ मींस बताएगा कब मेरा राइट बना था, कब मेरा राइट उसने वायलेट किया, कैसे वायलेट किया, डिटेल नहीं देगा, बट कैसे वायलेट किया, कि अंडर इन्फ्लुएंस हुआ था, फ्रॉड किया था मेरे साथ, वो एक्सप्लेन करके नीचे सब कुछ लिखेगा इन डिटेल। हमेशा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट पैराग्राफ फॉर्म्स में होती है, हमेशा। ठीक है? कभी भी वो एक नैरेटिव फॉर्म में नहीं जाएगी, कोर्ट वहीं पे उसको बाहर फेंक देता है कि जी ऑब्जेक्शन लग गई, इसको ठीक करके लेके। ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 सीपीसी के क्या कहते हैं कि जी हमारे पास गाइडलाइंस हैं, आप लोग जब भी प्लेंट फ्रेम करोगे, आप इसी गाइडलाइंस को देख के प्लेंट फ्रेम करोगे, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। दैट इज द रूल, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। अब आप लोग सब हो कोर्ट। ठीक है? कोर्ट में मैं आई एज अ प्लेंटिफ। जब मैं प्लेंटिफ के रूप में आई तो मैंने एक प्लेंट बनाई आपके पास। ठीक है? वो प्लेंट मैं आपको दूंगी, एज सच जजेस को नहीं दूंगी, ऑफिसर्स बने होंगे। अगर आप कभी भी कोर्ट विजिट में गए होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से उनको जाना जाता है, रजिस्ट्री ऑफिस, सुविधा केंद्र। वहां पे क्या करना होता है, आपकी कोर्ट फीस लगती है। कभी गए हो कोर्ट? कौन कौन गया है कोर्ट? देखिए ये सब कुछ, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है वो रेज करो अपने हैंड्स। कुछ भी आइडिया नहीं है, दैट मीन सबको आइडिया तो है। स्टैंप लगती है, कोर्ट फीस की अलग से लगती है आपकी स्टैंप। ठीक है? वो आप सब देते हो। प्लेंट में जब आप ड्राफ्ट करोगे प्लेंट को, तो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, ऑल द राइट्स दैट यू हैड, देन दीज राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय हुम, वो एक्सप्लेन करोगे। और उसके बाद लास्ट में दो चीजें मैंडेटरी आपको लिखनी है। पहली चीज, दैट दिस सूट इज नॉट बार्ड बाय लॉ। सेकेंड इज दैट दिस कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन टू ट्राई माई सूट। ये अभी जो हमने दो चीजें पढ़ी ना ऊपर, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। जो सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, वो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ मींस वो रिजिड है, चेंज नहीं होंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि जी ये कोर्ट मेरे जुरिसडिक्शन में आता है, मींस मेरी जुरिसडिक्शन है, ये कोर्ट ट्राई कर सकता है, प्लस ये जो मेरा सूट है ये विद इन लिमिटेशन पीरियड है, बार्ड बाय लॉ नहीं। इसको लिखने के बाद प्लेंट ड्राफ्ट होगी। प्लेंट के साथ अगर मेरे पास 5 डिफेंडेंट्स हैं सपोज, मैं 5 एडिशनल कॉपीज लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल है वो कोर्ट में रहेगी, बाकी सब आपको सम्मन्स के थ्रू भिजवाई जाएगी। समझ में आ रहा है? अब प्लेंट बन गई मेरी, स्टैंप स्टूम्प लग गई, कोर्ट में चली गई। जाने के बाद मेरे को एज अ प्लेंटिफ क्या करना है, प्रोसेस फी देनी है। किस लिए देनी है? कि भाई इन 5 डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जो है मुझे सर्व कराना है अपनी प्लेंट की, केस इंस्टीट्यूट हो गया है आपके अगेंस्ट।
और मैंने 5 कॉपीज एडिशनली बनाई हुई थी, उसके साथ मैं फीस लगाऊंगी। फीस जो कोर्ट डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, वो फीस है 25 रुपए, 50 रुपए, एंड डिपेंडिंग अपॉन कितनी दूर भेजने, दस्ती सम्मन्स कराने, मतलब देयर आर वेराइटी ऑफ सम्मन्स, वो अलग पढ़ेंगे कि सम्मन कराने। सम्मन का मतलब इन 5 लोगों को नोटिस भेजना है कि तुम्हारे अगेंस्ट केस डल चुका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे हमने अब सम्मन्स करा दिए। सम्मन्स जो हम गवर्न करेंगे वो हम ऑर्डर 5 से करेंगे, वो अलग पढ़ेंगे। इन 5 को सम्मन सर्व हो गए। सर्व होने के बाद अब इनकी क्या ड्यूटी है कि जिस दिन सम्मन सर्व हुए उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर इनको रिप्लाई करना है। किस चीज का? प्लेंट का। प्लेंट का रिप्लाई एज इट इज होगा बच्चे, पैरा टू पैरा रिप्लाई चलती है, ऊपर नीचे नहीं है। अगर आपको कुछ भी एडिशनली लेना है, आप अलग से नीचे एडिशनल रिटन स्टेटमेंट लिखोगे। पहले तो आप पैरा टू पैरा रिप्लाई करोगे, ठीक है। उससे पहले क्या करोगे? प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। अब वो कैसे? मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे थे। पहला पॉइंट था नॉट बार्ड बाय लॉ, और दूसरा पॉइंट था इसकी जुरिस्डिक्शन है। ये 5 कहते हैं कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, या ये कहते हैं कि जी सूट बार्ड बाय लॉ है, मैम ने फ्रॉड प्ले किया है, मैम ने 1 जनवरी की जगह वो दिखाया ही 5 जनवरी को था। अगर वो ऊपर वाली एग्जांपल लूं, 1 जनवरी 2022 को राइट अराइज हुआ था, मैं कह दूं मैंने जानबूझ के अपनी प्लेंट में क्या दिखाया कि नहीं जी 5 जनवरी को राइज हुआ था, तो अगर मैंने 2 जनवरी 2025 को सूट डाला था तो वो तो विद इन टाइम पीरियड हो गया ना, क्योंकि 5 जनवरी तक टाइम पीरियड मिलना था। If you do not remember, look at this point. This was the time period. मैंने जानबूझ के डॉक्यूमेंट में क्या दिखाया? 5 जनवरी। अगर 5 जनवरी है तो ये विद इन टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा मेरा सूट जो मैंने 2 जनवरी को डाला है? इस चीज के ऊपर तुम लोगों को पता था, इनको पता ही था ना कि जब हमारा राइट और कॉन्ट्रैक्ट राइज हुआ, इन लोगों ने बोला दैट प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन हमेशा 2 चीजों पे रहती है, ये भी सेटल्ड लॉ रहता है आपका। किस चीज पे? क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, मींस जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन। इन्हीं पे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन चलती हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पे सबसे पहला पॉइंट, इफ दे वांट टू टेक इट प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, उसमें क्या लेंगे? दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन एंड दैट दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ। हो गया। इसके बाद यहाँ पे रिप्लाई ऑन मैरिट्स। रिप्लाई ऑन मैरिट्स मींस पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 रिप्लाई आता चला जाएगा, ठीक है जी। अब कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचेगा जब इन लोगों की रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में आ जाएगी। कोर्ट की क्या ड्यूटी है? अब तुम लोगों की सबकी ड्यूटी आएगी, वो क्या है? तुम लोगों के पास प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है। इन दोनों को देख के देखोगे कि किस जगह में पार्टी ने डिस्प्यूट किया है, किस जगह पे पार्टी ने एडमिट कर रखा है। जैसे मैंने ये बोला था देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय देम। 2 चीजें। इन्होंने पहली चीज बोली कि यस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, मान रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोर्ट इस पे इशू नहीं बनाता। Once a fact which is admitted need not be proved। एक तो सेक्शन 58 कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये साथ में आपका ऑर्डर 8 का रूल 5 का प्रोवाइजो भी यही कहता है। उसको छोड़ दो अभी के लिए, इजी वे में जो चीज ये मान चुके हैं उसके ऊपर कोर्ट क्वेश्चन के रूप में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता। अब इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बट कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं हुआ, देयर इज नो ब्रीच। यहां पे डिस्प्यूट आ गया। मैं कहती हूँ ब्रीच किया, ये कहते हैं ब्रीच नहीं किया। कोर्ट क्या करेगा? वेदर देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन मींस इशू फ्रेम कर दिया। इसी इशू पे कोर्ट आपका और मेरा सूट डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? इससे पहले इन लोगों ने क्या लिया था? प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन। कौन सी थी? दैट दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ एंड दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन। कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि इन दोनों इश्यूज को वो पहले डिसाइड करे, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि वाकई में बार्ड बाय लॉ था तो वहीं पे मेरा सूट खत्म, इनके लिए कोई भी राइट अवेलेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बंद है ना। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट आप लोगों पे ड्यूटी देता है ना कि इसको डिक्लेयर कर दो, डिसमिस कर दो सूट को।
अगर मेरा सूट बैड बाय लॉ नहीं था लेकिन ज्यूरिसडिक्शनल एरर था, ध्यान से समझना, ज्यूरिसडिक्शनल एरर में अभी समझाया था मैंने कि दिल्ली कोर्ट में डाल दिया सूट, चंडीगढ़ में आना है, क्या टेक्निकल टर्म यूज की थी मैंने, रिटर्न ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, अगर इन्होंने सही बोल दिया कि हाँ जी इनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं बनता, रादर वो इनकी ज्यूरिसडिक्शन में बनता है, तो ये वाला कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करने के बाद मेरे पास आ गई प्लेंट, मैं दोबारा से प्रॉपर कोर्ट में सूट डालूंगी। क्लियर है यहाँ तक? प्लेंट क्लियर है? मैंने समझाया नहीं है व्हाट इज प्लेंट, मैंने सिर्फ इतना बताया कि दीज आर द स्टेजेस दैट वी गो विद इन अ सिविल सूट। Once you are clear with these stages, which will take at least 2 to 3 days to complete the stages, then उसके बाद हम CPC को initially शुरू करेंगे, because before that you need to know the procedure behind everything. ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? काइंड्स ऑफ jurisdiction मत पूछना अभी के लिए, रुक जाना वहीं पे। Not supposed to ask the kinds of jurisdiction because अभी बहुत initial stage है इन लोगों के, इनके लिए बहुत difficult है अभी समझना। jurisdiction छोड़ देना अभी, मतलब pecuniary है, territorial है, subject matter है, उसको छोड़ दो अभी। यही पूछना चाह रहे थे? लीव इट। हाँ जी, पीछे समझ में आया आप लोगों को? श्योर? इधर सबको? इधर? हाँ जी ठीक। ये ऑर्डर रेट लिख लेना यहाँ पे। अब आप कहोगे कि मैम हम पार्टी से सीधे ऑर्डर 6, 7, 8 पे चले गए, इनिशियल ऑर्डर्स तो हमने पढ़े नहीं, ना ही हमने सेक्शंस पढ़े। सीपीसी सीआरपीसी का एक रूल है, वो कभी भी जैसे सेक्शंस है ना, उस सेक्शंस की सीक्वेंस में नहीं पढ़ी जाती, बिकॉज वो बहुत उल्टी सीधी दी गई। तो हम सीक्वेंस में कभी भी नहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हमेशा उस तरीके से चलेंगे जो स्टेजेस हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पार्टीज को देखना था। पार्टीज पे वापस आ जाओ। पार्टीज कौन कौन सी हैं? प्लेंटिव, डिफेंडेंट। मैंने अभी नहीं बताया हुज अ प्लेंटिव, हुज अ डिफेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे सीपीसी में वो डिफाइंड है ही नहीं, वो लिमिटेशन एक्ट में डिफाइंड है। प्लेंटिफ इज टू आई, डिफेंडेंट इज टू ई, जहां पे वो सारी चीजें डिफाइंड है, बट अभी लिमिटेशन एक्ट साथ में नहीं पढ़ा। कमिंग बैक आपके पार्टीज के ऊपर, पार्टीज के केसेस में हमने क्या पढ़ना है कि दो पार्टीज थी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इन पार्टीज में क्या प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स मींस प्लूरली हो सकते हैं? जैसे मैंने 5 डिफेंडेंट्स की एग्जांपल दी थी, ठीक है, इनको कब कब कैसे कैसे ज्वाइन कराया जा सकता है, और इनको कब कब हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ट्रायल को डिले कर रहे हैं या हमारे ट्रायल में इनकी नीड नहीं। अब पार्टीज को समझने के लिए हमें दो पार्टीज को समझना जरूरी है, एक प्रॉपर पार्टी, एक नेसेसरी पार्टी। समझ लेना प्रैक्टिकली, नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा उसके बिना सूट कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता, और बाय चांस सूट डिसाइड हो भी गया तो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, और एग्जीक्यूशन के बिना डिसाइड किया गया सूट वैलिडिटी नहीं रखता कोई। ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ नहीं मानी जाती। दैट मीन्स parties have been divided into two. One is a necessary party, another is a proper party. नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिसके बिना जनरली कोर्ट सूट डिसाइड नहीं करता। प्रॉपर पार्टी वो पार्टी है कि ज्वाइन हो जाए तो सूट और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं भी ज्वाइन हुआ तो भी डिस्प्यूट नहीं आएगा, कोर्ट उसको मैटर को डिसाइड कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं और से आकाश, वी आर दी जॉइंट ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग दोनों जॉइंट ऑनर हैं, और अरुण ने हमारा राइट वायलेट कर दिया। राइट वायलेट किया, मेरा और आकाश का राइट है, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, हमारा राइट है इसमें रहने का। बताइए, है राइट? मैंने कोई टेनेंसी नहीं दे रखी, कोई टेनेंट नहीं बनाया, तो हम लोग रहेंगे। अरुण आया, अरुण ने हमें डिस्पोजेस कर दिया, निकाल दिया बिना लीगल राइट के, उसके पास कोई राइट नहीं था। ठीक है, मैं सूट डालना चाहती हूँ अरुण के अगेंस्ट, क्योंकि राइट वायलेट हुआ है। कौन सा राइट? लीगल राइट। इस राइट की वायलेशन पे आकाश, क्योंकि अरुण का दोस्त है, वो कहता मैं नहीं डालूंगा सूट, आप डाल दो मैम, डालना है तो। ये नेसेसरी पार्टी है जिसके बिना सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगी, मुझे इसको तो ज्वाइन कराना पड़ेगा, तो इसको मुझे ज्वाइन कराऊंगी, तब हम लोगों का ज्वाइंट इंटरेस्ट में, हम लोग एग्जाम्पल में क्या है, नेसेसरी पार्टी।
सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बट मैंने आकाश को टेनेंसी क्रिएट करके टेनेंट बना के रखा हुआ है, मैं यहां रहती नहीं हूं, यहां पे आकाश रहता है, ठीक है। आकाश के साथ अरुण ने न्यूसेंस क्रिएट किया कि लाउड म्यूजिक चलाता है, जब भी इसका पढ़ने का टाइम हो गया ये म्यूजिक ऑन कर देगा और ये परेशान हो रहा है। इसने मुझे बताया, मैं कह रही हूँ आपको पूरे राइट्स हैं, आप सूट डाल दो। इसने सूट डाल दिया, मुझे साथ में ऐड कर दिया, क्या मेरी जरूरत थी? अकेला इंडिविजुअली कर सकता था। मैं इस केस में प्रॉपर पार्टी, ज्वाइन हो ज्वाइन ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी की एग्जाम्पल। नेसेसरी पार्टी इज दैट पार्टी जो कि मोस्ट असेंशियल है, जिसके बिना डिस्पोजल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, वी आर जॉइंटली एंटाइटल्ड एंड वी हैव द जॉइंट ओनरशिप, दिस कैन नॉट बी डिवाइडेड कि आदि के लिए मैंने सूट डाल दिया आदि के लिए नहीं डाला, बिकॉज अरुण हैज डिस्पोजेस्ड अस टोटली। अगर मुझे हाफ पोर्शन से डिस्पोजेस किया होता तो मेरा राइट इंडिविजुअली अराइज होता, लेकिन अब हम दोनों को निकाल दिया तो जॉइंटली इंटरेस्ट के कारण और जॉइंट एंटाइटलमेंट होने के कारण ये नेसेसरी पार्टी बनेगा। क्लियर है जी सबको? श्योर? ठीक है। अब ये तो था हमारा पार्टीज के बीच में डिवीजन और पार्टीज की डिवीजन की ज्वाइनिंग। कैसे कि अगर हम लोगों को ज्वाइन कराओगे तो ही सूट आगे चलेगा, अगर ज्वाइन नहीं कराया तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, रेपरकशंस क्या होंगे। तो अगर प्रॉपर पार्टी है हार्डली मैटर्स, लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी है देन इट विल अफेक्ट योर केस। क्लियर? इसके लिए हमें ऑर्डर 1 पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर 2 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब भी ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 आएगा। उसमें और फर्दर एग्जांपल्स हैं, अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें 3 एग्जांपल्स हैं, कहां कहां पे जॉइंट एंटाइटलमेंट है, कहां कहां पे आपकी नेसेसरी प्रॉपर पार्टी बनेगी और उसके रिजल्ट्स क्या हैं कि अगर नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो केस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो केस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब ऑर्डर 1 में आपके प्रोवाइडेड है। सेम एक और ऑर्डर 2 की एग्जांपल। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि जी हमारा लीगल राइट था और लीगल राइट वोलेट हो गया, इसका मतलब होता है कॉज ऑफ एक्शन। पार्टीज के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन इज द सेकंड एसेंशियल ऑफ अ सिविल सूट। पहला एसेंशियल था पार्टीज। Whenever a civil suit is to be entertained, क्योंकि सिविल सूट होगा तो ही सीपीसी लगेगा, अगर सिविल सूट ही नहीं है तो सीपीसी नहीं लगेगा। तो इसकी अभी तक हमने कौन सी रिक्वायरमेंट पढ़ी? पहली, दैट इज पार्टीज। अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का लिटरल मीनिंग है that there was a legal right plus the violation of that legal right। इसका फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही चलता है, कॉज ऑफ एक्शन का फॉर्मूला है, इसको हम COA पढ़ेंगे आज के बाद से, एग्जिस्टेंस ऑफ, ये LR जो लिख रही है ना ये लीगल राइट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मत लिख लेना इसको, प्लस वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। इसकी डेफिनेशन इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे कि एग्जिस्टेंस और दैट का मतलब क्या है, इसको अभी नहीं समझना। एग्जिस्टेंस और दैट का मतलब क्या है, ये अलग अलग मीनिंग है इन सबके। रमन आ रहा है समझ में? लिख लिया? अब आ जाओ कॉज ऑफ एक्शन। न्यूसेंस की बात करते हैं, नेग्लिजेंस की बात करते हैं, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस सुना है ना? टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में थोड़ा सा क्रिमिनल एस्पेक्ट लाऊंगी बट इजी वे में समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। मनवीर, देखो एक ड्रॉबैक है, जिनके मैं नाम याद कर लेती हूँ तो मैं उनके ऊपर एग्जांपल्स दे देती हूँ। मनवीर इज ड्राइविंग कार नेग्लिजेंटली। ही फर्स्ट ट्राइज टू हिट अरुण, देन आकाश, देन अमन। सेम ट्रांजेक्शन मींस जाते जाते तीनों को हिट करने की कोशिश की, हिट हुआ नहीं है, ठीक है। नेग्लिजेंस, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस लगाऊंगी मैं, इसके अंदर आईपीसी अभी नहीं लगाऊंगी। इस टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के अंदर क्या ये तीनों इकट्ठे मनवीर के अगेंस्ट सूट डाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन एक ही टाइम पे अराइज हुआ, इन लोगों का अलग अलग से ज्वाइंडर कर सकते हैं हम कॉजेज ऑफ एक्शन। ये पार्टीज का भी ज्वाइंडर हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 डिफेंडेंट अलग अलग होते हैं, इकट्ठा होगा। अब एक और एग्जाम्पल, कॉजेज ऑफ एक्शन। मनवीर ने पहले अरुण के साथ किया न्यूसेंस, ठीक है, फिर किया नेग्लिजेंस, 2 डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन। और एक लाइन लिखो अभी कहीं पे भी इंपॉर्टेंट लिखो उसको, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शन, फॉर एवरी
distinct cause of action, for every distinct cause of action, there is a separate suit maintainable. There is a separate suit maintainable. ये भूलना नहीं है, इसके ऊपर मेंस में लिखने को भी आता है. अब समझो, एक कॉज ऑफ एक्शन पे एक सूट लाई करता है, जितने कॉजेज ऑफ एक्शन उतने सूट्स में डाल सकते. इफ आई हैव 10 causes of action against the same defendant, I can file 10 civil suits. There can be a merger, there can be independently suits can be filed. अब अरुण के अगेंस्ट 2 cause of action अराइज हुए थे. मनवीर ने उसके 2 लीगल राइट्स को वायलेट किया. पहले राइट टू एंजॉय पोजेशन कामली, न्यूसेंस क्रिएट किया, कामली एंजॉय नहीं करने दिया. नेग्लिजेंस की कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डैमेज कॉज कर दिया. 2 डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन सेम पर्सन के अगेंस्ट. अब ये चाहे तो 2 डिफरेंट सूट डाल सकता है एज पर दिस स्टेटमेंट, और अगर वो चाहे तो ज्वाइंडर कर सकता है. क्यों ज्वाइंडर कीजिए, एक ही बार डेट लग जाया करेगी, दोनों डेट्स इजीली एक ही दिन लगे करेंगी दोनों सूट्स की, और उसी टाइम पे इसके अगेंस्ट ये एविडेंसेस लीड कर सकता है. आया समझ में? सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन. क्लियर है? So can there be a joinder of parties? Yes. Can there be a joinder of causes of action? Yes. अभी तक simple statement. Ifs and buts end की बात है जब हम order 1, order 2 complete कर रहे हैं. Not in every sense, but yes, generally अभी तक जितना समझा उसके लिए आंसर्स दोनों के yes हैं. जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आया. Sure. Aman. कोर्ट इन सारी चीजों में थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहता है. अगर वो चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज कोर्ट इज सुप्रीम, दे हैव द प्रेरोगेटिव. जनरल रूल इज द पार्टी शुड मूव एन एप्लीकेशन फॉर दिस. ठीक है? हाँ जी, क्लियर है सबको? दिव्यम, अब हमने एसेंशियल्स ऑफ अ सिविल सूट के 2 चीजें पढ़ी. कौन कौन सी? पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन का क्या है आपका बेसिक क्राइटेरिया? लीगल राइट था, उसी लीगल राइट को वायलेट किया. सपोज करो आप लोगों में से एनीवन हु इज हियर फॉर डेमो टुडे, डेमो स्टूडेंट? नो? आप डेमो के लिए? सपोज करो यहाँ पे आप लोगों का लीगल राइट है बैठने का, ठीक है, और उस लीगल राइट को मैंने वायलेट कर दिया. क्या आपका राइट अराइज हुआ? क्या मैंने आपका राइट वायलेट किया? राइट अराइज हुआ जिसके कारण आप मेरे अगेंस्ट सूट डाल सकते हो. जो पर्सन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्या उसका राइट भी वायलेट हुआ है? नहीं ना. तो क्या वो मेरे अगेंस्ट सूट डाल सकता है? पक्का समझ में आ रहा है ये? तो देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट. इफ एग्जिस्टेंस है ही नहीं लीगल राइट की, देयर कैन नॉट बी एनी वायलेशन. नेक्स्ट आ जाओ. इसके बाद बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना जी? ना हो. देखो, सब्जेक्ट मैटर हमेशा स्टैटिक चलता है बच्चे. या तो पर्सन रहेगा या प्रॉपर्टी रहेगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता. मतलब अगर सूट डलेगा तो सिविल डेफमेशन का, न्यूसेंस का ऐसे डलेगा, पर्सन से रिलेटेड डलेगा, या सूट डलेगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डलेगा. इसके अलावा कोई सूट होता ही नहीं है. प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, इमूवेबल मींस जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आ जाएंगे, एसआरए भी आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा, टीपीए भी आ जाएगा, सब आ जाएगा. मतलब मूवेबल, इमूवेबल, सब रूल्स प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग भी यही है. सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं होता कभी भी, या तो प्रॉपर्टी रहेगा या पर्सन रहेगा, या दोनों हो सकते. ठीक है? जैसे अभी अरुण वाली एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं. इसने हमें निकाल दिया था, डिस्पोजेस किया था, हमारा प्रोप्राइटरी राइट टू बी इन दी पोजेशन वायलेट हुआ था. तो सब्जेक्ट मैटर क्या था? प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मूवेबल की इमूवेबल? इमूवेबल. तो हमारा राइट क्या डलेगा? दी सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. समझ में आया? तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा हमारा? प्रॉपर्टी. जब तक सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, सूट नहीं डलेगा. ये थर्ड असेंशियल रिक्वायरमेंट है सिविल सूट को मेंटेन करवाने के लिए. क्लियर है? पर्सन कैन बी टॉट ऑफ डेफमेशन. You try to harm the reputation of so and so person and he is filing a civil suit to claim damages, है ना? अगर आप चाहो तो आईपीसी में जा सकते हो, सेक्शन 500 आईपीसी.
यस, तो साइमल्टेनियसली रिलीफ्स हैं. अब इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंडमली समझा रही हूँ, बाद में भी आएगा. इफ ड्यू टू डेफामेशन two rights originate, one civil, another is criminal, can you opt both? The answer is yes. One is a punitive measure जहां पे punishment दिलाओगे, another is a different measure wherein you will get the compensation. ठीक है, so punitive measure अलग है और आपके दूसरे measures अलग रहेंगे. वो अलग है, 357 में मिलती है वो चीज अलग है, बट यहाँ पे राइट टू क्लेम कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ थॉट ऑफ डेफामेशन इज वन सच इंडिपेंडेंट लीगल राइट. क्लियर है यहाँ पे? दैट मीन्स सिविल क्रिमिनल दोनों रेमेडीज को आप साइमल्टेनियसली ऑप्ट कर सकते हो, आपको बार नहीं लगता उसके ऊपर. बार कब लगेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे कि बार कहाँ कहाँ लगता है. इसके बाद आ जाओ, अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसका डिफरेंस समझाया था, शायद समझाया था, हैं? किस किस को याद है? एक दो नहीं याद. हाँ जी मैडम, आप भी थे, याद है थोड़ा थोड़ा? यस जशन. नो नो, वेरी गुड. यस यस. देखो, रिलीफ और रेमेडी देखने में इंटरचेंजेबल वर्ड्स लगते हैं आपको, ठीक है? आपने कभी प्लेंट देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा रिलीफ प्रेड फॉर. क्या कभी लिखा होता है रेमेडी प्रेड फॉर? रिलीफ प्रेड फॉर. कोर्ट क्या ग्रांट करता है? कोर्ट ग्रांट्स द कंपनसेशन रिलीफ और रिलीफ ऑफ कंपनसेशन इन सो एंड सो. लिखता है कोर्ट ऐसे? क्या कोर्ट ये लिखता है कोर्ट ग्रांट्स द रेमेडी ऑफ कंपनसेशन? नो. Remedy is what the substantive law has provided. The moment you claim it and the court grants it, it automatically gets converted into a relief. समझ में आ रहा है? रेमेडी वो चीज है जो आपके सब्सटेंटिव लॉ में दिया गया है. जैसे ही आप उसको क्लेम करोगे या कोर्ट उसको ग्रांट करेगा, वो रिलीफ का रूप ले लेगी, ऑटोमेटिकली रिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगी. रेमेडी रिलीफ आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, बट फॉर लॉ स्टूडेंट यू कैन नॉट यूज इट इंटरचेंजेबली. Remedy is what the substantive law provides. Relief is what the parties seek and what the court grants. Right? You are seeking the relief of compensation. The court is granting the relief of compensation. But where the remedy of compensation is provided, I see. Clear hai? Relief and remedy. Another essential of a civil suit. Can you file a suit without claiming any relief? Is there any suit without relief? No. Why? Because you are seeking and filing suit only to claim relief. Relief के लिए जाते हो ना बच्चे, कि जी या तो इनको रोक दिया जाए या डैमेजेस दे दी जाए या इनको किसी न किसी वे में पनिश किया जाए. पनिश इन द सेंस ऑफ कंपनसेशन, पनिशमेंट इन द सेंस ऑफ पनिशमेंट इन द आईपीसी. ठीक है? टाइटल. Title is another essential of a civil suit. Do you have any title here to sit in the class? Causes of action जो हैं, जो cause of action पढ़ा था, कहीं ना कहीं पे उससे related हमने पढ़ा था existence of a legal right. What is that legal right? Title. Do you have a right to sit in this classroom? Being students of Divine, morning batch, प्लस सीपीसी के लिए आपको यहाँ पे एनरोल कराया गया, आपकी अटेंडेंस शीट आई थी, आपने मार्क की थी. यू हैव अ लीगल राइट टू सिट इन द क्लास. दैट इज योर टाइटल, राइट टू सिट इन द क्लास. एंड दैट राइट हैज बीन वायलेटेड बाय मी. मैंने किसी को उठाया और बाहर निकाल दिया. है टाइटल. टाइटल कैन बी पोजेसरी टाइटल, टाइटल कैन बी ऑनरशिप टाइटल, टाइटल कैन बी एनीथिंग. ऑनरशिप में वी आर नॉट द ऑनर्स, बट डू वी हैव अ पोजेसरी टाइटल हियर इन दिस क्लास? यू एंड मी ऑल. Yes, वो possessory title has been violated by some third random person. Can we file a suit against that person? Yes.
तो टाइटल कुछ भी हो सकता है, आपका टेनेंसी टाइटल, आपका लीज का टाइटल, मॉर्टगेज के हिसाब से दिया गया टाइटल, एनी टाइटल बाय विच यू हैव गॉट आइदर द पोजेशन और द ऑनरशिप। ऑनरशिप कैसे, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, या आपकी टाइटल में पोजेसरी टाइटल कैसे, मैंने आपके ऊपर लाइफ एस्टेट क्रिएट कर दी, टेनेंसी के रूप में रख दिया, सब टेनेंट के रूप में रख दिया, तब पोजेसरी टाइटल बनेगा। पोजेशन और ऑनरशिप में क्या कोई फर्क है, क्या डिफरेंस है? ओनरशिप है तो बाय डिफॉल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पास पोजीशन होगी। Yes. ऑन द अदर हैंड अगर हम वाइस वर्सा वेरी गुड। सो पोजेशन इज 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। तो पोजेशन में एक ही पॉइंट मिसिंग है, वो ऑनरशिप का है। पोजेशन जरूरी नहीं है कि ऑनर की ही होगी, इट में बी एनी पोजेसरी टाइटल, बट नॉर्मली जैसे व्हाट शी हैज सेड कि हम मान के ये चलते हैं कि अगर मैं पोजेशन में हूं तो मैं इसकी ऑनर हूं, बट वाइस वर्सा हम नहीं मान के चलते कि अगर मैं ऑनर हूं तो मैं पोजेशन में नहीं होंगी। वो बहुत रेयर सिचुएशन आपकी ओरिजिनेट होती है, ठीक है जी। टाइटल समझ में आया? ऑनरशिप होगा या पोजेसरी टाइटल होगा। पोजेसरी टाइटल में बहुत सारे हैं, ऑनरशिप में तो ऑनरशिप ही टाइटल सोलली चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत आपको आगे पक्का समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम अभी तक सीपीसी में? जी मैं पूछ लूंगी अब, क्योंकि अब मेरा राइट डेवलप हो गया पूछने का, इनिशियली नहीं था, है ना। तो अब मैं जो जो पढ़ा रही हूँ वो पूछना भी शुरू कर दूंगी। देखा ना, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, लाइव एग्जाम्पल की, मैंने उनसे पूछा, राइट। तो एक दो दिन की रिलैक्सेशन है आप लोगों के लिए, बाकी आफ्टर दैट आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू, ओनली फॉर दैट पर्पस कि आपको समझ में आ रहा है, अटेंटिव हो या नहीं हो। एंड डेली बेसिस पे रिवाइज करिएगा सीपीसी को। अगर रिवाइज नहीं किया तो ये जो 6 महीने चलेगा ना आपका, वो 6 महीने इज यूजलेस। इट विल टेक एटलीस्ट 6 months टू कंप्लीट सीपीसी। मनवीर की शक्ल देख, हाँ मनवीर, ज्यादा हो गया 6 महीने है, देख ले, थोड़ा ऊपर नीचे कर ले। मैं सोची थी साथ कर लूं, है पक्का। देखो ये एक्सपेक्ट मत करना कि 5 महीने में हो जाएगा, 6 महीने तो लगेंगे, 6 के ऊपर भी हो सकता है 5 दिन या 2 दिन कम हो जाए, लेकिन कम के चांसेस कम है, ज्यादा के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चलो जी, क्या हो गया माइक, चलो अरुण, क्या नहीं समझ में आया है? मैटर इशू, another essential of a civil suit, ठीक है। फिर हम इन सबको ड्रॉ करेंगे, फिर हम रिविजन करेंगे। मैटर इन इशू इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इशू आ गया ना, इशू का मतलब क्वेश्चन डिटरमाइन करना। मैटर इन इशू is the basis of your cause of action. This A has a right to sit in the class. That is his legal right. If you have paid the fee, so you are the students of divine, so on and so forth. Yes, right to sit in a class. His right has been violated by me. Cause of action. What is matter in issue? मैटर इशू ध्यान से समझना, मैंने ये बोला, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि तुम लोगों का इस क्लास में बैठने का हक है, राइट है। मैंने उस राइट को वायलेट किया। सबसे पहले आपको ये नहीं प्रूव करना दैट यू हैव अ राइट टू सिट इन अ क्लास, दैट इज व्हाट मैटर इन इशू, व्हिच मींस हमेशा क्वेश्चन के रूप में ये फॉर्मुलेट किया जाएगा, वेदर से जनरली शुरू होगा, वेदर यू हैव अ राइट टू सिट इन अ क्लास, यू प्रूव दिस, देन ओनली यू कैन प्रूव दैट आई हैव अ लीगल राइट। लीगल राइट को प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट थी। अब थर्ड रैंडम पर्सन आता है कोई, वो कहता है कि मैम ने मुझे निकाल दिया था, जबकि वो क्लास में बैठा ही नहीं था, तो क्या सबसे पहले हमें ये नहीं एग्जामिन करना वेदर ही हैड अ राइट टू सिट इन द क्लास?
उसका राइट ही नहीं था बैठने का, तो मैं कैसे बैठने देती उसको? सपोज सम रैंडम पर्सन कम्स हियर, नॉट इवन फॉर डेमो, नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ डिवाइन, ऐसी जस्ट आ रहा है, ट्रेस पास करके बैठा है, क्या मैं उसे निकाल सकती हूँ? कैन ही से आई हैड अ राइट टू सिट इन द क्लास? नो. सो सबसे पहले क्या एग्जामिन करना है? वेदर ही हैड अ राइट टू सिट इन द क्लास. उसी के बाद ही तो आपका कॉज ऑफ एक्शन आएगा. आई एम क्लेमिंग आई हैव अ राइट टू सिट इन द क्लास. हाउ? प्रूव इट. द मोमेंट यू प्रूव इट, इट इज मैटर इन इशू. क्लियर हुआ? मैटर इन इशू क्या है? मैटर इन इशू इज द बेसिस ऑफ योर कॉज ऑफ एक्शन, विच मीन्स कि जब भी आप एक कॉज ऑफ एक्शन की बात करोगे कि जी ये मेरा लीगल राइट था, आप प्रूफ तो करो ये लीगल राइट था कैसे. Another example, easy example, हम लोग सब एज गर्ल्स को पार्टनर्स हैं फादर की प्रॉपर्टी में. अब हैं, अब उस केस में डू वी हैव अ राइट टू क्लेम पार्टीशन? What you have to prove? I am filing a suit against my father to claim partition. Then what I have to prove? I am the legitimate daughter of my father. ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, तभी तो को पार्टनर बनूंगी. तो मेरा को पार्टनरी का राइट तो है पार्टीशन क्लेम करने का, लेकिन मैटर इन इशू क्या है? प्रूव मी कि वेदर आई हैव दैट राइट टू क्लेम पार्टीशन और नॉट. क्लियर हुआ ये? द वन हु इज सिटिंग एट द बैक. हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी. सीपीसी को अभी के लिए एक्सप्लेनेशन को एविडेंस एक्ट के साथ लिंक करना छोड़ दो. छोड़ दे अभी के लिए छोड़ दे, बाद में बता दो. ठीक है, तेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नो है इसका. ठीक है, अभी के लिए नो है, बाद में समझाएंगे. और तुम्हें एक्सप्लेनेशन में लिखवा रखे, ध्यान से देखो एविडेंस की, पढ़ो उसको. ये समझाया हुआ हमने, जब बाद की बात है. अभी के लिए मैटर इन इशू समझना. इशू फैक्ट इज नो कंसेप्ट फॉर यू पीपल इनिशियली, लेटर ऑन. मैटर इन इशू समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? सबसे पहला फर्स्ट था आपका पार्टीज, दूसरा था आपका, तीसरा था आपका, चौथा, पांचवा, वेरी गुड, एंड छठा. Parties can be and they can be necessary and proper party. Cause of action, existence of legal right, violation of that legal right. ठीक है. Then subject matter, person and property. Relief and remedy, whatever has been provided under the substantive law is, and whatever you claim and court grants is. Title can be possessory, ownership title. Matter and issue is the basis of cause of action. ठीक है, अब इनको समझो. इसमें आधा सीपीसी है आपका. अब देखो कैसे. पार्टीज के लिए ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, कॉज ऑफ एक्शन के लिए. समझ रहे हो? यहाँ पे ऑर्डर 1 के साथ साथ आप क्या क्या पढ़ोगे? ऑर्डर 6, 7, 8. ये तो अभी बेसिक चीजें हैं. देखिए, ये पढ़ोगे. इसके साथ ऑर्डर 2 पढ़ोगे. इसके साथ आपके सेक्शन 15 से लेके 25 तक आएंगे, मेजर चंक आएगा. इसके साथ तो सारा कुछ ही है, बिकॉज रिलीफ तो सारी थ्रू आउट मांगोगे ना, तो वो कौन सी है? एनीथिंग विच इज देयर इन सीपीसी. टाइटल के अंदर, ऑनरशिप के अंदर आपके फर्दर प्रोविजंस आएंगे, जहां पे आप टीपीए पढ़ोगे, आप एसआरए पढ़ोगे, आप आईसीए पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे. मैटर इन इशू अगेन आपका बेसिस है कॉज ऑफ एक्शन का. तो मैटर इन इशू सारे के सारे लॉज आएंगे आपके, जितने भी सिविल लॉज. ये आपका पूरा सीपीसी जो हम पढ़ेंगे, सारे सिविल लॉज. क्योंकि बच्चे मैटर इन इशू तो कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से ना, कॉज ऑफ एक्शन का जॉइंडर ऑर्डर 2 में है, बट कॉज ऑफ एक्शन है क्या, कौन से लॉ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो सारे सिविल लॉज को चेक करना पड़ेगा. क्लियर है यहां तक? जी. 6 and 7 एंड इसके लिए ऑर्डर 8. दिखने में आपको लग रहा होगा कि मैम ने अभी सिर्फ ये वाले ही ऑर्डर्स लिखे हैं, बट जब मैंने यहाँ सीपीसी और यहाँ सिविल लॉज लिख दिया, विच मीन्स
the whole CPC, not the whole CPC, rather the whole civil law, DPA, ICA, SRA, partnership, SOGA, everything. इन सब चीजों के लिए दोबारा बोल रही हूँ, जब जब मैं कोई भी कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगी, प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी प्रोविजन के साथ इंटरलिंकेज हुई है, जो कि सब्जेक्ट अभी हमारे डोमेन का नहीं है, आप घर जाके उसका बेयर एक्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जहां पे मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगी कि उस दिन आपने वो बेयर एक्ट लेके आना है, तो यू मस्ट ब्रिंग द बेयर एक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन माई क्लासेस, क्या नहीं दिख रहा अरुण? अपने सीपीसी के रजिस्टर्स अलग से लगाइएगा। डू नॉट कीप इट like एक ही रजिस्टर फॉर एवरी क्लास एंड देन यू कैन गोइंग होम एंड देन यू आर जॉटिंग इट डाउन इन योर फ्रेश रजिस्टर। नो, डू नॉट डू इट, बिकॉज अभी के लिए आपको 1-2 दिन इजी लगेगा, उसके बाद दिक्कत होगी। सो ब्रिंग योर फेयर रजिस्टर्स हियर ओनली एंड डिफरेंट रजिस्टर फॉर सीपीसी। Another important thing is, do not miss to bring the Bear Act in this class. बेयर एक्ट के बिना प्लीज क्लास में मत आइएगा, बेयर एक्ट के साथ ही क्लास में आप लोग आएंगे। Another thing, जब जब जजमेंट दूंगी पढ़ने को, वो जजमेंट आप लोग पढ़ के आओगे, और अगर नहीं पढ़ के आए तो कोशिश करना कि मत आओ क्लास में, ठीक है? और अगर आए और कुछ बोले नहीं तो फिर वहां पे डेटरेंस इफेक्ट अलग हो जाता है, होता है ना? चलो, ये बन गया, सबका हो गया ड्रॉ। और जो चीज यहाँ पे ड्रॉ हो रही है वो आपके रजिस्टर्स में दिखनी चाहिए मुझे। इवन इफ आई एम ड्रॉइंग इट ट्वाइस ड्रॉ इट। इवन इफ आई एम स्पीकिंग इट एंड एम्फेसाइजिंग अपॉन सर्टेन थिंग्स, राइट इट डाउन। नहीं लिखा, वहां गड़बड़ आप लोगों की है, डोंट ब्लेम अस कि जी मैम ने ये कंसेप्ट पढ़ाया नहीं था। जहां पे भी किसी भी वर्ड पे या किसी भी चीज पे स्ट्रेस हो रहा है, वो सारी चीजें आप अपने नोटबुक्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। वो देखो हंस रहा है, क्या हो गया दिव्यम? मजा आ रहा है? और थोड़ी सी पेशेंस रखना मेरी क्लास में, क्योंकि डिक्टेशन बहुत ज्यादा है, अराउंड 400-500 पेजेस बनेंगे आपके। डिक्टेशन भी ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा। तो ये मत करना कि मैम लिखवाते बहुत है, क्योंकि सीपीसी में, हाँ, जो भूल जाती हूँ मैं बताना आप लोगों को, कोई भी बुक रेफर नहीं करोगे जब तक मैं नहीं बोलूंगी। नॉट टकवानी, नॉट मुल्ला, नथिंग। योर नोट्स आर सफिशिएंट हियर, दिस आई कैन अश्योर यू। जितने नोट्स आपके यहाँ बनेंगे उसके बियॉन्ड किसी भी स्टेट का पेपर नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। बट हाँ, इसमें एडिशंस जजमेंट्स की होंगी, तो जजमेंट्स पढ़नी हैबिट डालनी पड़ेगी आपको। नहीं पढ़ोगे तो नुकसान तुम्हारा है, हमारा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा नुकसान है ना भी जशन? अब आ जाओ आगे, है ना भी टाइम? तीन चीजें अमेंड, डिफाइन, कंसोलिडेट। आपने सुना है कभी कि लॉ डायनेमिक इन नेचर होता है? इसका क्या मतलब होता है? इट चेंज विद द चेंजिंग सोसाइटी एंड द टर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, कहां से एग्जिबिट हो रहा है, किस वर्ड से एग्जिबिट हो रहा है? ठीक है, विच मीन्स लॉ हमेशा डायनेमिज्म की तरफ रहता है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकता। लॉ चेंज होता रहता है विद द चेंजिंग सिनेरियो। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे लॉ भी प्रोग्रेस करेगा। आपको पता है अमेंडमेंट्स होती है हमारे हर एक लॉ में, और वो अमेंडमेंट किस लिए होती है? सो दैट वी कैन कीप एट पार विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द लॉ। दोनों को इक्वल फुटिंग पे रखने के लिए हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स करते हैं। जैसे आपकी 1999, जिसको हम बोलते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 2002 की मेजर अमेंडमेंट है सीपीसी में। तो 2002 की जो अमेंडमेंट है सीपीसी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी, जो यहाँ पे हमने सीपीसी को कुछ कुछ जगहों पे चेंज किया। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं आज भी सीपीसी में जो बच्चे रिडंडेंट बन चुके हैं। रिडंडेंट मींस इनऑपरेटिव हो चुके हैं, बट उनको डिक्लेयर नहीं किया गया है अभी कि जी उसको हटा दिया गया। वो एज इट इज इंटैक्ट है, लेकिन वाया सर्टेन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिए गए।
वो भी हम इसमें अंदर पढ़ेंगे। सो अमेंडमेंट का मतलब है अमेंडमेंट एज अ जनरल रूल शुड बी ब्रॉट बाय द लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो लेजिस्लेचर ही अमेंड करेगा। बट कुछ जगहों पे आपकी अमेंडमेंट इन द सेंस कि जो चीजों को हम इन कॉन्सोनेंस पढ़ सकते हैं वो प्रेसिडेंटल वैल्यू से भी पढ़ सकते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को चेंज किया। ठीक है, सेवरल डॉक्ट्रिन्स हैव बीन लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वो डॉक्ट्रिन्स भी इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। डिफाइन का मतलब है कुछ जगहों पे कुछ टर्म्स को हमने मीनिंग दे रखा है, उस मीनिंग में वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी था, जैसे डिक्री क्या होती है, ठीक है, फॉरेन जजमेंट क्या होती है, फॉरेन कोर्ट क्या है, मीन्स प्रॉफिट क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है। हर एक सेक्शन में, हर एक एक्ट में आपको एक ऐसा सेक्शन मिलेगा जहां पे डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है। ऑल्दो दैट डज नॉट मीन दैट इट इज एग्जॉस्टिव, बट प्राइमा फेसाई बेसी की बेसिक चीजें जो है वो हमें वहां से मिल जाएगी। अगर वहां नहीं है तो हमारे पास एक जनरल क्लॉजेस एक्ट है जिसमें हम सारी डेफिनेशन को चेक कर सकते हैं, विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द लॉ, दैट वी कैन रेफर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्लियर है? अब आ जाओ वर्ड कंसोलिडेट। इसमें दो डिस्प्यूट है, एक होता है कोडिफिकेशन, एक होता है कंसोलिडेशन। कोडिफिकेशन तो आपके हिंदू लॉज में वर्ड यूज किया गया है, ऑल द लॉज विच हैज बीन कोडिफाइड, बट सारी जगहों पे वर्ड होता है कंसोलिडेट। जब हम इसका प्रियम्बल पढ़ेंगे, ये फॉर दैट मैटर किसी भी स्टैट्यूट का जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो, एक लाइन होती है ना ऊपर लिखी हुई, उसमें 3 वर्ड्स होते हैं, कुछ जगहों पे 2 वर्ड्स होते हैं, कुछ जगहों पे कुछ भी नहीं, लाइकवाइज आईपीसी। ठीक है, तो जब हम 2 वर्ड्स पढ़ रहे हैं विच मीन्स इट इज अमेंड एंड डिफाइन, दैट इज लॉ इज डायनेमिक इन नेचर एंड इट कंटेन सर्टेन डेफिनेशंस। विद रिगार्ड टू कंसोलिडेट, प्राइमा फेसाई इसका मतलब है कि ये एग्जॉस्टिव इन नेचर है। एग्जॉस्टिव मतलब ये कंप्लीट है खुद में, इसके लिए इसको बाहर किसी और लॉ को देखने की जरूरत नहीं है। ये कंसोलिडेट वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, कंसोलिडेट हियर मींस विच इज एग्जॉस्टिव और कंप्लीट इन इटसेल्फ। हाँ, इसका मतलब जी आया यहाँ पे समझ में? तो एग्जॉस्टिव और कंप्लीट इन इटसेल्फ, दैट मींस मुझे सीपीसी के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है प्रोसीजरल लॉ के रिगार्डिंग। बट इसमें केसेस लिखाऊंगी कि प्राइमा फेसाई ये एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, बट क्योंकि सीपीसी और सीआरपीसी के अंदर इनहेरेंट पावर्स का कंसेप्ट है, 151 सीपीसी 482 सीआरपीसी, जहां पे हमने सिविल कोर्ट को और सीआरपीसी में हाई कोर्ट को कुछ पावर्स दे रखी हैं, जहां पे आपका लॉ साइलेंट है। तो अगर मैं इन डीप डिटेल ब्रॉडली एग्जामिन करूं तो ना तो सीपीसी ना सीआरपीसी खुद में कंप्लीट कोड है। आया समझ में? बट अभी के लिए नहीं समझना उसको, अभी के लिए ये समझो दैट बिकॉज द वर्ड कंसोलिडेट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द आईसीए इन सॉरी अंडर द सीपीसी इन इट्स प्रीएम्बल, इट मींस इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। खुद में ये कंप्लीट लॉ है। जब हम इनहेरेंट पावर्स में जाएंगे तो ये कंप्लीट कोड नहीं बनता है, ना सीपीसी बनता है ना सीआरपीसी बनता है। क्लियर है यहां तक? एग्जॉस्टिवनेस क्या होती है? व्हाट इज एग्जॉस्टिवनेस एज पे यू? Complete in itself, which means it is consolidate. Whenever in the preamble word consolidate has been provided, it means it is complete in itself. It has no dependency on any other law. Coming back to the codification. Codification is when we give a legal shape to certain provisions is known as codification. हमने codify कर दिया law को, that is codification. तो जब भी codification आएगी, जो हिंदू लॉ की enactments हैं, उन सबको हमने राइट्स को कोडिफाई कर दिया। कोडिफाई करके मीन्स हमने उनको एक लीगल शेप दे दी, दैट इज कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन आर टू डिफरेंट वर्ड्स। इट मीन्स कंप्लीट, दैट मीन्स दैट वी हैव गिवन अ लीगल शेप। कोड और एक्ट में क्या फर्क है? दिस इज सिविल प्रोसीजर कोड, देन इंडियन पिनल कोड, criminal procedure code, Indian evidence act, Indian contract act. Is there any difference between an act or a code? compile them to
together. Very good. They are scattered, so we compile them together. Come together. Very good. Compilation of all the existing laws. बस यहाँ पे missing word क्या था? Existing laws. Compilation of all the existing laws into one is code. And act means where the legislative wisdom, prudence has been put forward. आपने देखा होगा सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर अमेंडमेंट एक्ट आता है बच्चे, which means what? एक्ट का मतलब जहां पे आपने अपनी प्रूडेंस को, लेजिस्लेटिव विजडम को, मतलब अमेंडमेंट्स एज पर लॉ, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी ड्रॉ की हैं, वहां पे वो एक्ट बनेगा. जो चीज पुरानी स्कैटर्ड थी उसको एक जगह पे लाके रख दिया हमने, उसमें कोई इनोवेशन नहीं की हमने. तो जब इनोवेशन नहीं की वो कोड है. Compilation of all the existing laws without any innovation is code. And when the innovation, legislative innovation, prudence and wisdom has been applied, it becomes an act. समझ में आया? Sorry. Code is general in nature. You can say so. हाँ जी. Act when person or when there is legislative wisdom, prudence and innovation has been applied, it becomes an act. Act का मतलब जब भी सिविल प्रोसीजर कोड है, मैंने इसके अंदर चेंजेस लेके आने. चेंजेस कैसे लेके आऊंगी? वाया अमेंडमेंट एक्ट. एक्ट का मतलब जब भी आप किसी चीज को अपनी इनोवेशन से इनोवेट करोगे, नई चीजें लेके आओगे, वो एक्ट के थ्रू से लेके आओगे, एक्ट के माध्यम से लेके आओगे. जो भी सारी चीजें स्कैटर्ड थी उनको इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, कोई अपनी प्रूडेंस नहीं लगाई, वो कोड बने. इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उठाया और रख दिया, मतलब implied prudence है, but expressly prudence is applied when there has been an innovation, and innovation means an act. Clear है? पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है. ट्रेड यूनियन एक्ट थे आपके, और ये सारे एक्ट्स थे. अब इन सबको लेबर कोड्स में डाल दिया गया. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, ऑल दीज वर इंडिपेंडेंटली इन एग्जिस्टेंस. नाउ दे हैव बीन पुट इनटू वन कोड. कोड का मतलब ये नहीं है कि उनका नाम अलग कर दिया. कोड का मतलब ये इकट्ठे डाल दिए कि ये लेबर कोड में आ जाता है. डेफिनेशन जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, वो डेफिनेशन में जब डाल दिया, दैट इज नोन एज योर कोडिफिकेशन, कोड. क्लियर है? टाइम कब तक था? 10:30 हो गया. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? ऑफलाइन स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल ही ऊपर से गई, देख लो. समझ मुझे भी आता है. I have this capability of reading the expressions, that too very wisely. हाँ जी. कोडिफिकेशन का मतलब बच्चे, जब हमने एक पर्टिकुलर राइट को लीगल शेप दे दी, उसको हम कोडिफिकेशन में डाल देते हैं. जब भी किसी भी चीज को हम लीगल रिकग्निशन दे देंगे, वो कोडिफिकेशन बन जाएगा. हाँ जी. अच्छा, प्रॉब्लम नहीं. हाँ जी, वो कोड होता है. नहीं जी नहीं, जहां से भी आपने पढ़ा है वो गलत है. ठीक है, वो अलग चीज है, पर वो अलग चीज है बच्चे. रुक जा, अभी पेशेंस रख ले. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. एंडिंग द सेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स. डिफाइन मीन्स वेयर द डेफिनेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड. अनाहित, और डेफिनेशन मीन्स जहां पे भी आपको कुछ कुछ चीजें प्रोवाइड की गई है, मे बी अंडर सेक्शन 2 ऑफ एनी एक्ट और सेक्शन 3 ऑफ एनी एक्ट. Define means the meaning has been given to certain terms which will be used throughout the code.